सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां हमारे कंपास अचानक से नॉर्थ पॉइंट करना बंद कर दें, जहां दुनिया भर के पावर ग्रिड्स एक ही झटके में फेल हो जाए। हाँ, और सारी इलेक्ट्रिक मोटर्स बिल्कुल डेड हो जाएं, इंटरनेट का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। और देखिए, ये किसी एपोकलिप्टिक साईफाई मूवी का सीन नहीं लग रहा है, ये एक रियल फिजिकल सिनेरियो है। अगर हम अचानक इस यूनिवर्स से मैग्नेटिज्म को पूरी तरह से डिलीट कर दें, दुनिया सच में रुक सी जाएगी, मतलब लिटरली, क्योंकि मैग्नेटिज्म सिर्फ हमारे रेफ्रिजरेटर्स पर लगाए जाने वाले उन छोटे मैग्नेट्स तक सीमित नहीं है। ये फोर्स ना इस यूनिवर्स के बेसिक स्ट्रक्चर्स को होल्ड करता है। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा का यानी इस डीप डाइव का मकसद यही समझना है कि ये इनविजिबल फोर्स आखिर काम कैसे करता है। हम आमतौर पर ना इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को दो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स मानते हैं। सही कहा। जैसे लोगों को लगता है कि एक का काम घरों में लाइट जलाना है और दूसरे का लोहे की चीजों को खींचना, लेकिन असल में ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आज हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनाते हैं। और मैं बता दूं, इस पूरे मैकेनिज्म की नींव एक बहुत ही छोटी पर जरूरी चीज पर टिकी है, और वो है चार्ज का मोशन। राइट। ये मूवमेंट ही सारा खेल बदलता है। देखिए, जब तक चार्जेस स्टेशनरी होते हैं तो हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शांत दुनिया में होते हैं। ओके, तो लेट्स अनपैक दिस थोड़ा और क्लियरली। अगर हम बेसिक इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज का यूज करके इसका कॉन्टेक्स्ट सेट करें, तो एक रुका हुआ चार्ज यानी एक स्टैटिक चार्ज अपने आसपास सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। बिल्कुल, वो बाकी चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, पर वहां कोई मैग्नेटिज्म नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो स्टैटिक चार्ज अपनी जगह से मूव करना शुरू करता है, तो खेल में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अचानक से वहां मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। यही तो सबसे बड़ा मैजिक है फिजिक्स का। उनका मोशन यानी उनका किसी वेलोसिटी के साथ चलना ही यूनिवर्स में मैग्नेटिक फिनोमेना को जन्म देता है। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन इज एक्चुअली मैग्नेटिज्म। वाओ! तो इस इनविजिबल डांस को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए हम एक पूरे कॉम्प्लेक्स वायर या करंट की जगह न सिर्फ एक अकेले इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे फोकस करते। अच्छा आइडिया है। एक सिंगल चार्ज से शुरुआत करना हमेशा आसान होता है। तो मान लीजिए एक सिंगल चार्ज्ड पार्टिकल एक ऐसे स्पेस से ट्रेवल कर रहा है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ मौजूद हैं। उस बेचारे पार्टिकल के साथ उस एरिया में आखिर क्या होगा? उस पार्टिकल पर अचानक से एक टोटल कंबाइंड फोर्स लगने लगेगा, जिसे फिजिक्स में लोरेंस फोर्स कहा जाता है। ये एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। हाँ, अच्छा। तो इस फोर्स के दो हिस्से होते हैं, राइट? जी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। एग्जैक्टली। अगर हम मैथ की भाषा में कहें तो F = Q × V × B + E, पर कंसेप्चुअली ये चार्ज और फील्ड्स का डायरेक्ट इंटरेक्शन है। अगर हम थोड़ी देर के लिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले असर को साइड में रख दें और प्योरली मैग्नेटिक फोर्स पर फोकस करें, तो ये फोर्स किन स्पेसिफिक चीजों पर डिपेंड करता है? मैं इक्वेशंस में नहीं उलझना चाहती, इसे लॉजिकली समझते हैं। लॉजिकल तरीके से देखें तो मैग्नेटिक फोर्स मुख्य रूप से 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला कि उस पार्टिकल पर चार्ज कितना है, दूसरा उसकी स्पीड यानी वेलोसिटी कितनी है, तीसरा वहां मौजूद मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है। ओके, और चौथा फैक्टर क्या है? चौथा सबसे अजीब और इंटरेस्टिंग है। पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या है, इस पर फोर्स का पूरा मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। एंगल? ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग रहा है मुझे। फोर्स तो एक पुश या पुल होना चाहिए ना, उसमें डायरेक्शन के एंगल से इतना क्या फर्क पड़ जाएगा? यही तो मैग्नेटिक फील्ड की सबसे बड़ी खासियत है। ये किसी हवा के धक्के जैसा नॉर्मल फोर्स नहीं है। अच्छा, तो कैसा है? अगर पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड की लाइन के बिल्कुल पैरेलल यानी उसी की दिशा में सीधा मूव कर रहा है, तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स एग्जैक्टली 0 हो जाता है। वेट, सीरियसली? 0? हाँ, बिल्कुल 0। वो पार्टिकल वहां से आराम से निकल जाएगा, उसे कोई पुश महसूस ही नहीं होगा। ओह वाओ! यानी मैग्नेटिक फील्ड उस पार्टिकल को कंप्लीटली इग्नोर कर देगा अगर वो पैरेलल जा रहा है। राइट। पर अगर वो बिल्कुल 90 डिग्रीज पर कट करता हुआ निकले, यानी उस मोशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, तब क्या होता है? जब मोशन परपेंडिकुलर होता है तब जाकर उस चार्ज पर मैक्सिमम फोर्स लगता है, और इस मैक्सिमम फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए एक बहुत फेमस विजुअल ट्रिक का इस्तेमाल होता है, जिसे राइट हैंड रूल कहते हैं। हाँ,
राइट हैंड रूल, ये मुझे याद है, ये बड़ा मजेदार है। अगर मैं अपने दाएं हाथ की उंगलियों को पार्टिकल के चलने की दिशा में यानी वेलोसिटी की तरफ सीधा पॉइंट करूं और फिर उन्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मोड़ दूं। राइट, तो आपका अंगूठा किस तरफ पॉइंट करेगा? तो मेरा अंगूठा जिस तरफ पॉइंट करेगा वही उस मैग्नेटिक फोर्स की असली डायरेक्शन होगी। और हैरान की बात यह है कि ये अंगूठा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर पॉइंट करता है। बिल्कुल सटीक। और क्योंकि ये फोर्स चलते हुए पार्टिकल के हमेशा परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल पर लगता है, ये फोर्स उस पार्टिकल की फॉरवर्ड स्पीड को कभी बढ़ा नहीं सकता। ओह, यानी वो उसे आगे धक्का नहीं दे रहा है। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन को लगातार बेंड करता रहता है। इस फोर्स का अपना कोई डायरेक्ट वर्क डन नहीं होता उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। इसे ना एक विजुअल एनालॉजी से सोचने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपने एक भारी पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाना शुरू किया हो। हाँ, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। पत्थर तो सीधा आगे बढ़ना चाहता है, ये उसकी अपनी वेलोसिटी है, लेकिन रस्सी उस पत्थर को लगातार अपनी तरफ यानी सेंटर की तरफ खींच रही है। ये वो फोर्स है जो मोशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर लग रहा है। एग्जैक्टली। और इस कंटिन्यूअस खिंचाव की वजह से क्या होता है? पत्थर ना तो आगे भाग पाता है, ना ही सेंटर में गिरता है, बल्कि एक परफेक्ट गोल चक्कर लगाने लगता है, एक सर्कुलर मोशन बन जाता है। ये एकदम परफेक्ट एनालॉजी है सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने के लिए। जब चार्ज परपेंडिकुलर आता है तो मैग्नेटिक फोर्स एग्जैक्टली वही रस्सी वाला सेंट्रीपिटल पुल प्रोवाइड करता है और चार्ज आगे जाने के बजाय गोल घूमने लगता है। लेकिन यूनिवर्स में हमेशा चीजें ऐसी परफेक्ट 90 डिग्रीज पर तो नहीं टकराती ना। क्या हो अगर पार्टिकल किसी रैंडम एंगल पर उस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे? फिर वहां दोनों असर एक साथ होने लगते हैं। दोनों असर यानी वो आगे भी बढ़ना चाहेगा और गोल भी घूमना चाहेगा। बिल्कुल यही होता है। उसकी वेलोसिटी का एक हिस्सा फील्ड के पैरेलल रह जाता है, जिस पर फोर्स 0 होने की वजह से वो पार्टिकल आगे धकेलता रहता है, और दूसरा हिस्सा परपेंडिकुलर होता है जो उसे गोल घुमाने पर मजबूर करता है। तो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से पार्टिकल एक स्प्रिंग की तरह गोल घूमते हुए आगे बढ़ता रहता है। इस कॉम्प्लेक्स मोशन को फिजिक्स में हेलिकल पाथ कहते हैं, राइट? हाँ, हेलिकल पाथ, एक खुलती हुई स्प्रिंग जैसा रास्ता। दिमाग में इसे विजुअलाइज करना कितना आसान है। चलिए इस सर्कुलर और हेलिकल मोशन के कॉन्सेप्ट पर एक क्विक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं। ओके, कौन कौन से? एक हल्का प्रोटॉन है और एक थोड़ा भारी अल्फा पार्टिकल है। दोनों बिल्कुल सेम वेलोसिटी से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करते हैं। अब क्योंकि दोनों की बेसिक प्रॉपर्टीज अलग हैं, तो उनके गोल घूमने के रास्ते यानी उनके सर्कुलर पाथ के साइज में क्या फर्क आएगा? ये मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कंबाइन करने वाला एक क्लासिक सिनेरियो है। देखिए, जब मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है तो उस घूमते हुए सर्कल का साइज यानी उसका रेडियस डायरेक्टली मास और स्पीड पर डिपेंड करता है, और इनवर्सली चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। ओके, तो हमें यहाँ प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को लॉजिकली कंपेयर करना है। एक अल्फा पार्टिकल असल में हीलियम गैस का न्यूक्लियस होता है, जिसका मास प्रोटॉन से करीब 4 गुना ज्यादा होता है। सही कहा। और उस पर चार्ज कितना होता है? चार्ज सिर्फ 2 गुना ही ज्यादा होता है। और हमारे एक्सपेरिमेंट के मुताबिक उनकी स्पीड और सामने वाला मैग्नेटिक फील्ड दोनों पार्टिकल्स के लिए एग्जैक्टली सेम है। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा? अगर हम सर्कल के रेडियस को मास और चार्ज के मुकाबले में देखें तो क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास 4 गुना है, वो इनर्शिया की वजह से उस सर्कल को बहुत बड़ा करना चाहेगा। राइट, मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा। हाँ, लेकिन उसका चार्ज सिर्फ 2 गुना है, जो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फोर्स बढ़ाकर सर्कल को वापस छोटा करने की कोशिश करेगा। पर इस पूरे झगड़े में ना मास का असर हमेशा ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है। मुझे इसको एक और डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझाने दीजिए। इमेजिन एक बहुत ही हल्की और तेज स्पोर्ट्स बाइक है जो हमारा प्रोटॉन है, और उसके बराबर में एक भारी भरकम लंबा ट्रक है जो अल्फा पार्टिकल है। अच्छा एनालॉजी है। दोनों सेम तेज स्पीड से हाईवे पर आ रहे हैं और उन्हें अचानक एक शार्प टर्न लेना है। ट्रक क्योंकि भारी है, उसको अचानक टर्न करने में ज्यादा मुश्किल होगी और वो बाहर की तरफ एक बहुत बड़ा आर्क यानी बड़ा सर्कल बनाएगा। बहुत शानदार तरीके से समझाया आपने। अल्फा पार्टिकल का भारी मास उसके चार्ज के एक्स्ट्रा असर को ओवरपावर कर देता है,
मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बाद भी जब हम रेशियो निकालते हैं तो अल्फा पार्टिकल के रास्ते का रेडियस प्रोटॉन के रेडियस से पूरा 2 गुना निकल कर आता है। यानी रेशियो 12 आता है। एग्जैक्ट। वो पक्का एक ज्यादा बड़े सर्कल में घूमेगा। हैवी चीजों का मोमेंटम मोड़ना किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल काम होता है। बिल्कुल। तो ये तो हुई एक अकेले चार्ज के उस इनविजिबल डांस की बात। हाँ, लेकिन हमारी दीवारों के अंदर जो लंबे वायर्स हैं उनमें तो अकेला इलेक्ट्रॉन ट्रैवल नहीं करते ना। वहां तो करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स एक साथ लगातार दौड़ते हैं, जिसे हम आम भाषा में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सही बात है। जब ये पूरी इलेक्ट्रॉन की पूरी फौज एक साथ किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है तब मैक्रो लेवल पर आखिर क्या होता है? जब ये लाखों करोड़ों माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस एक साथ मिलते हैं तो एक बड़ा मैक्रो इफेक्ट पैदा होता है। एक पूरा करंट कैरिंग कंडक्टर या तार जब मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो वो तार खुद एक माइक्रोस्कोपिक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये पूरा असर इस बात पर डिपेंड करता है कि वायर के अंदर करंट कितनी स्ट्रांग बह रही है, उस वायर की फिजिकल लेंथ क्या है और सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड कितना पावरफुल है। फॉर्मूला होता है F=I L × B। और इस पूरे वायर पर लगने वाले फोर्स की दिशा यानी डायरेक्शन निकालने के लिए एक बड़ा ही पॉपुलर रूल सिखाया जाता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हाँ, फ्लेमिंग का रूल यहाँ काम आता है, जिसमें अगर आपके बाएं हाथ की पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दिखाती है, बीच की उंगली उस बहने वाली करंट की दिशा में है, तो आपका अंगूठा उस फोर्स की डायरेक्शन बताएगा जो उस तार को फिजिकली धक्का दे रहा है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। पूछिए। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक वायर पर फोर्स लगाता है, ये तो ठीक है, पर वो वायर खुद भी तो मूविंग चार्जेस से ही भरी हुई है, तो क्या वो करंट खुद अपने आसपास का मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाती होगी? बिल्कुल बनाती है, और यहीं पर एंट्री होती है बायो-हेवर्ट लॉ की। इसे हम बेसिक फिजिक्स में आम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलम्स लॉ का मैग्नेटिक एक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो ये लॉ स्पेसिफिकली क्या बताता है? ये लॉ बताता है कि किसी भी करंट वाले वायर का एक छोटा सा एलिमेंट यानी IDL अपने आसपास के 3D स्पेस में एग्जैक्टली कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो इक्वेशंस को थोड़ा छोड़कर ये लॉ कंसेप्चुअली क्या समझाता है हमें? उस तार के आसपास मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली होता कैसा है? कंसेप्चुअली ये हमें ये सिखाता है कि उस वायर के अंदर करंट जितनी ज्यादा और तेज बह रही होगी और उस वायर की लेंथ जितनी होगी, उसका बनाया हुआ आसपास का मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा ताकतवर होगा। राइट। और डिस्टेंस के साथ क्या होता है? जैसे जैसे हम उस वायर से फिजिकली दूर हटते जाएंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेजी से वीक पड़ता जाएगा। एग्जैक्टली डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स हिसाब से, यानी R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थोड़ा सा भी दूर जाने पर उस फील्ड का असर ड्रास्टिक तरीके से कम हो जाता है। और अगर हम बायोट-सावर्ट लॉ के इस पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा स्ट्रेच करें तो एक बहुत ही माइंड बेंडिंग सिचुएशन पैदा होती है। मुझे आना एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन पॉइंट आउट करना है, जिसने एक्चुअली मुझे पढ़ते वक्त सच में थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था। ऐसी कौन सी कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई आपको? देखिए, नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दुनिया में हमने शुरू से साइंस में एक नियम पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रिपेल, यानी सेम नेचर वाली चीजें, जैसे दो पॉजिटिव चार्जेस हमेशा एक दूसरे को धक्का देके दूर भागती हैं। हाँ, बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इस दुनिया में एक अजीब फिनोमेना होता है। अगर हमारे पास दो लंबे पैरेलल वायर्स हैं और दोनों में करंट बिल्कुल सेम डायरेक्शन में बह रही है, तो वो वायर्स एक दूसरे को रिपेल नहीं करते बल्कि अट्रैक्ट करते हैं। वो पास आने लगते हैं, और जब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो वो एक दूसरे को रिपेल करके दूर भागते हैं। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक नियम से बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है। ऐसा क्यों? ये कंट्रडिक्शन ना आमतौर पर शुरुआत में सबको परेशान करती है। इसमें हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को अपने दिमाग में मिक्स कर देते हैं। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है वहां? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वायर के अंदर का नेट चार्ज एक्चुअली न्यूट्रल होता है। यहाँ बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन नहीं, बल्कि प्योरली एक मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है। एम्पियर्स लॉ यहाँ अप्लाई होता है। ओके, तो इसे विजुअलाइज कैसे करें? इसे क्लियर करने के लिए हमें उन वायर्स के आसपास बनने वाले इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने दिमाग में देखना होगा।
अच्छा, अगर दोनों पैरेलल वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में, यानी मान लीजिए नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो आपके हिसाब से फील्ड लाइंस आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे? जब करंट ऊपर जा रही है तो दोनों वायर्स के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर पैटर्न में घूमेंगी। पहले वायर के आसपास भी एक दिशा में और दूसरे वायर के आसपास भी ठीक उसी दिशा में। बिल्कुल, लेकिन दोनों वायर्स के बिल्कुल बीच के स्पेस को इमेजिन कीजिए जरा। अच्छा, बीच वाले गैप को। हाँ, एक वायर का फील्ड वहां जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा, ठीक उसी जगह पर दूसरे वायर का फील्ड उसके बिल्कुल विपरीत यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। अच्छा, तो क्योंकि बिल्कुल बीच वाले हिस्से में दोनों वायर्स के फील्ड्स आपस में टकरा रहे हैं और उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं, तो क्या वो एक दूसरे का असर काटने लगते हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट करने की कोशिश करते हैं? एग्जैक्टली। दोनों वायर्स के ठीक बीच में वो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करके बहुत वीक हो जाता है, एनर्जी स्टेट कम हो जाती है। और बाहर की तरफ क्या होता है? वायर्स के बाहर की तरफ वाली जगह पर, उनके आउटर एजेस पर, वहां फील्ड्स कैंसिल नहीं होते, इसलिए वहां मैग्नेटिक फील्ड अभी भी बहुत स्ट्रांग रहता है। तो बाहर प्रेशर ज्यादा है और अंदर कम। सही पकड़ा। अब नेचर का एक सिंपल नियम काम आता है। यूनिवर्स हमेशा चाहता है कि चीजें हायर एनर्जी या हायर प्रेशर से लोअर एनर्जी की तरफ जाएं। तो वायर्स के बाहर का जो बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक प्रेशर है, वो उन दोनों वायर्स को उस वीक मिडिल एरिया की तरफ फोर्स लगाकर धकेलता है। ओह वाओ! इस ग्रेडियंट की वजह से दोनों वायर्स आपस में एक दूसरे की तरफ खींची चली आती हैं और हमें लगता है कि वायर उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है। ब्रिलियंट। यानी बेसिकली उनके आसपास का आखिरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रेशर उन्हें अंदर की तरफ मजबूरी में ढकेल रहा है। ये बहुत ही फैसिनेटिंग है कि इलेक्ट्रॉन्स का एक बेसिक सा फ्लो इतनी कॉम्प्लेक्स नेचुरल इंटरैक्शन क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल, और आपको बता दूं, यही अंडरस्टैंडिंग हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा बेस है। तो इस डीप थियोरेटिकल नॉलेज से थोड़ा बाहर निकलकर इंजीनियरिंग और रियल वर्ल्ड की तरफ चलते हैं। हम इस पावर को हार्नेस कैसे कर रहे हैं, यानी इस एब्स्ट्रैक्ट मैग्नेटिज्म को अपने फायदे के लिए कंट्रोल कैसे करते हैं हम? इसका सबसे बड़ा और सबसे स्पेक्टेकुलर एग्जाम्पल साइक्लोट्रॉन जैसी मैसिव मशीन्स हैं। ये एसेंशियली हाई पावर पार्टिकल एक्सेलरेटर्स होते हैं। साइक्लोट्रॉन। हमने थोड़ी देर पहले उस पत्थर और रस्सी वाले सर्कुलर पाथ की बात की थी, जहां मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को गोल घुमाता है। हाँ, वही सेम कॉन्सेप्ट। साइक्लोट्रॉन एग्जैक्टली इसी बेसिक प्रिंसिपल को यूज करके छोटे पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन्स या आयंस को एक्सेलरेट करके माइंड बॉगलिंग एनर्जीज तक पहुंचा देता है। पर इन पार्टिकल्स को इतनी तेजी से एक्सेलरेट करने की प्रैक्टिकल जरूरत क्यों पड़ती है, और ये मशीन आखिर फंक्शन कैसे करती है? देखिए, जैसे एडवांस्ड कैंसर ट्रीटमेंट में ट्यूमर को टारगेट करने के लिए या फंडामेंटल न्यूक्लियर फिजिक्स की रिसर्च में एटम्स को तोड़ने के लिए हमें बहुत हाई स्पीड और हाई एनर्जी पार्टिकल्स की जरूरत होती है। अच्छा, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे मदद करता है? साइक्लोट्रॉन के अंदर एक बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल को गोल गोल घुमाता रहता है, और ठीक उसी के साथ एक केयरफुली टाइम्ड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड उस पार्टिकल को हर एक चक्कर के बाद आगे की तरफ पुश करता है, उसकी स्पीड बढ़ाता है। तो स्पीड बढ़ने के साथ उसका पाथ भी बड़ा होगा ना? बिल्कुल। जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती है, उसका घूमने का सर्कल यानी उसका रेडियस लगातार बड़ा होता जाता है। लेकिन इस पूरे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म में एक सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट है जो मैंने नोट्स में देखा था। पार्टिकल लगातार एक्सेलरेट हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है और वो सर्कल बड़ा होता जा रहा है। नॉर्मल लॉजिक कहता है कि अगर सर्कल बड़ा हो गया तो पार्टिकल को घूमकर वापस अपनी जगह आने में ज्यादा वक्त लगना चाहिए, राइट? हाँ, आमतौर पे तो यही लॉजिक लगता है। लेकिन साइक्लोट्रॉन में जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी होती है वो उस पार्टिकल की स्पीड या उस बड़े होते पाथ के रेडियस पर डिपेंड ही नहीं करती। T = 2πm / QB। इसमें रेडियस तो है ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? यही तो साइक्लोट्रॉन डिजाइन की फिजिक्स की सबसे बड़ी खूबसूरती है। देखिए क्या होता है, जैसे जैसे पार्टिकल की स्पीड लगातार बढ़ती है, वो एग्जैक्टली उसी सेम प्रोपोर्शन में एक बड़े रेडियस वाले सर्कल में शिफ्ट हो जाता है। हाँ, वो अब एक बहुत ज्यादा लंबा रास्ता तय कर रहा है, लेकिन याद रखिए कि वो बहुत ज्यादा तेजी से भी तो चल रहा है। एक बहुत बड़ा लंबा रास्ता और एक बेहद तेज स्पीड, दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे को परफेक्टली कैंसल आउट करके बैलेंस कर देते हैं। वेट, दैट्स अमेजिंग। तो इसका सिंपल मतलब ये निकला कि चाहे वो पार्टिकल शुरुआत के छोटे सर्कल में बिल्कुल धीरे घूम रहा हो या आखिरी बड़े सर्कल में करीब लाइट की स्पीड से घूम रहा हो, दोनों ही बार उसे अपना एक पूरा चक्कर लगाने में एग्जैक्ट सेम टाइम लगेगा। सही कहा आपने।
और इस परफेक्ट सिंक्रोनिसिटी का प्रैक्टिकल फायदा ये होता है कि साइक्लोट्रॉन चलाने वाले इंजीनियर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए धक्के की फ्रीक्वेंसी को बार बार पार्टिकल की स्पीड के हिसाब से मैन्युअली एडजस्ट नहीं करना पड़ता। ओह, यानी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड रहती है। हाँ, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी एक बार सेट कर दी और पार्टिकल लगातार ऑटो सिंक होकर पुश होता रहता है जब तक वो मशीन की एज तक पहुंचकर बाहर न निकल जाए। प्योर कॉम्प्लेक्स फिजिक्स का एक सच में मास्टर क्लास एप्लीकेशन। अच्छा, ऐसा ही एक और कॉमन डिवाइस है जिसका जिक्र लगभग हर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स लैब में होता है, जिसे हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या आम भाषा में MCG कहते हैं। हाँ, MCG ये बहुत छोटी करंट डिटेक्ट करने के काम आता है सर्किट्स में। राइट? तो इस गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब भी आप किसी वायर के कॉइल या लूप को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसमें जरा सी भी करंट भेजते हैं तो उस कॉइल पर एक घुमाने वाला फोर्स लगता है, जिसे फिजिक्स की भाषा में टॉर्क कहते हैं। ओके, और वो टॉर्क कैलकुलेट कैसे होता है? उसका फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल्स NABI, यानी टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। उस सर्किट में करंट जितनी ज्यादा होगी, कॉइल पर टॉर्क उतना ही लगेगा और उससे जुड़ी हुई नीडल उतना ही ज्यादा घूमकर हमें रीडिंग दिखाएगी। पर इसमें तो एक टेक्निकल चैलेंज आना चाहिए ना? कैसा चैलेंज? जैसे जैसे कॉइल उस फील्ड में घूमेगी, मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका बनने वाला एंगल भी तो बदल जाएगा ना। और हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी कि एंगल बदलने से मैग्नेटिक फोर्स का असर भी चेंज हो जाता है। तो एंगल बदलते ही डिफ्लेक्शन गलत हो जाएगा। इस सीरियस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया? यहाँ डिवाइस बनाते वक्त ना एक बहुत ही स्मार्ट और एलिगेंट डिजाइन चॉइस ली जाती है। गैल्वेनोमीटर के बिल्कुल सेंटर में एक सिलेंड्रिकल शेप का सॉफ्ट आयरन कोर रखा जाता है और उसके आसपास के दोनों मैग्नेट्स के पोल्स को थोड़ा कर्व यानी गोल आकार दे दिया जाता है। अच्छा, शेप चेंज कर देते हैं। जी हाँ, इस यूनिक शेप की वजह से आयरन कोर के पास जो इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, और इस स्पेसिफिक शेप वाले फील्ड का क्या बड़ा फायदा मिलता है हमें? क्यों ना चली जाए। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा उस कॉइल के फ्लैट प्लेन के पैरेलल ही घूमकर उसमें एंटर करती हैं। इसका मतलब? जिसका सीधा मतलब यह है कि फील्ड और कॉइल के एरिया वेक्टर के बीच इफेक्टिव एंगल हमेशा 90 डिग्री पर परफेक्ट मेंटेन रहता है और 90 डिग्री पर फोर्स बिना एंगल के फ्लक्चुएशन के हमेशा मैक्सिमम और स्टेडी लगता है। इस छोटी सी रेडियल ट्रिक की वजह से गैल्वेनोमीटर का पूरा रीडिंग स्केल बिल्कुल लीनियर हो जाता है, राइट? यानी आप करंट दोगुनी करेंगे तो नीडल का हिलना भी एग्जैक्टली दोगुना होगा। बिल्कुल सही, एकदम लीनियर रिलेशन बन जाता है। पर यहाँ ना मुझे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से जुड़ा एक प्रैक्टिकल सवाल दिमाग में आता है। कहिए। एक गैल्वेनोमीटर एक्चुअली बहुत सेंसिटिव और नाजुक डिवाइस होता है। वो स्पेसिफिकली मिली एम्पियर्स या माइक्रो एम्पियर्स जैसी छोटी करंट नापने के लिए बना है। अगर मैं उस बेचारे डिवाइस को अपने घर के किसी बड़े इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा दूं जहां बहुत हैवी करंट बह रही है, तो वहां क्या होगा? पूरा डिवाइस जल जाएगा। वही ना, या तो उसकी डेलिकेट कॉइल तुरंत जल जाएगी या वो नीडल फुल स्पीड से एज पर टकराकर टूट जाएगी। तो इस इतने नाजुक इंस्ट्रूमेंट को प्रैक्टिकल रियल दुनिया में हैवी ड्यूटी एमीटर या हाई वोल्टेज वाले वोल्टमीटर की तरह डायरेक्ट कैसे यूज किया जा सकता है? इस मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल करंट्स को ठीक वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हम पाइप्स में बहते हुए पानी के फ्लो को ट्रीट करते हैं। यानी उन्हें डाइवर्ट कर देते हैं। एक नाजुक गैल्वेनोमीटर को हैवी करंट नापने वाला स्ट्रॉन्ग एमीटर बनाने के लिए हम उस इंस्ट्रूमेंट के पैरेलल में यानी ठीक उसके बगल से करंट निकालने के लिए एक दूसरा बाईपास रास्ता बना देते हैं। और लॉजिक ये कहता है कि उस बाईपास रास्ते में हम रुकावट यानी रेजिस्टेंस बहुत ही कम रखते होंगे, राइट? जिसे शायद शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने, क्योंकि उस छोटे शंट का रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट की अपनी कॉइल से बहुत ज्यादा कम होता है, तो पीछे से आने वाली मैसिव करंट का करीब 99% हिस्सा नेचुरली उस बाईपास रास्ते से सेफली निकल जाता है। और गैल्वेनोमीटर में कितना जाता है? गैल्वेनोमीटर के अंदर से सिर्फ 1% आती है। डिवाइस चलने से बच जाता है और उस बची हुई 1% स्मॉल रीडिंग से ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल फुल करंट आखिर कितनी फ्लो हो रही होगी। ये बाईपास वाली बात समझ आई करंट के लिए। लेकिन अगर मुझे 2 पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज डिफरेंस नापना हो, यानी इस सेम डिवाइस को एज अ वोल्ट मीटर काम में लाना हो,
तब टेक्निक कैसे बदलती है? उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारी अप्रोच कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाती है। एक सर्किट में वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में अटैच किया जाता है, और अगर उसमें से एक्सीडेंटली करंट गुजरी तो असल सर्किट का ओरिजिनल फ्लो ही बिगड़ जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं? इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम गैल्वेनोमीटर के बिल्कुल सीरीज में, यानी ठीक उसी की लाइन में आगे एक बहुत बड़ा ह्यूज रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इस बड़ी रुकावट के वहां होने की वजह से उस पूरी ब्रांच में करंट खुद ही जाना कम कर देती है। ओ, तो करंट जाएगी नहीं वहां ज्यादा? हाँ, सिर्फ इतनी सी टाइनी करंट अंदर जाती है जो उस पतली सी नीडल को थोड़ा सा हिला सके। इंस्ट्रूमेंट कंप्लीटली सेफ रहता है, कोई हीट डैमेज नहीं होता, और वो इजीली वोल्टेज ड्रॉप मेजर करके हमें एक्यूरेटली बता देता है। क्या शानदार इंजीनियरिंग है ये! एक ही छोटी सी डेलिकेट मशीन को हमने सिर्फ उसके आगे और पीछे रुकावटें लगाकर और बाईपास रास्ते बनाकर एक बेहद स्ट्रॉन्ग एमीटर और एक बहुत प्रिसाइज वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दिया। सही बात है। ये डिटेल्स क्लियरली दिखाती हैं कि एब्स्ट्रैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूल्स को समझकर हम उन्हें कितने बेहतरीन और प्रैक्टिकल तरीकों से अपने लिए मोल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हम अब तक की इस पूरी डीप चर्चा को एक सिंपल थॉट में समराइज करें तो वो फंडामेंटल बेसलाइन बहुत ही क्लियर और प्रोफाउंड है। मूविंग चार्जेस इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा करते हैं, और वही मैग्नेटिक फील्ड्स दूसरे आसपास के मूविंग चार्जेस पर वापस फोर्स लगाते हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म दो अलग अलग एक दूसरे से अनजान फोर्सेस बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये एक्चुअली एक ही नेचुरल फिनोमिनन का लगातार चलने वाला डायलॉग है। एक कंटिन्यूअस इनविजिबल डांस जिसकी धुन मूविंग चार्जेस बजा रहे हैं। लेकिन ठहरते हैं, क्योंकि फिजिक्स की इस कहानी का अल्टीमेट क्लाइमैक्स यहाँ इस एमीटर और साइक्लोन पर आकर खत्म नहीं होता। हाँ, इसमें एक और लेयर बची है। इस पूरे फोर्स को एक बिल्कुल नई और हैरान करने वाली रोशनी में देखने के लिए हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी का एक माइंड बेंडिंग और ज़रूरी कॉन्सेप्ट टच करना पड़ेगा। हम अभी तक लगातार यही कह रहे हैं कि जब भी कोई चार्ज चल रहा होता है, अपनी जगह बदल रहा होता है, तभी मैग्नेटिज्म पैदा होता है। राइट, मोशन जरूरी है। लेकिन आइंस्टाइन ने बहुत गहराई से रियलाइज किया कि चलना या रुकना ये तो प्योरली देखने वाले ऑब्जर्वर के नजरिए पर डिपेंड करता है ना, यानी उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। और ये एक ऐसी पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जो किसी का भी दिमाग सच में घुमा सकती है। विजुअलाइज कीजिए, एक छोटा सा चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन आपसे दूर हवा में बहुत तेजी से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, मान लेती हूँ। मेरे और आपके लिए जो शांत जमीन पर आराम से बैठे हैं, वो इलेक्ट्रॉन साफ तौर पर मूव कर रहा है। इसका मतलब उसमें एक प्रॉपर वेलोसिटी है, और हमारे हिसाब से फिजिक्स कहता है कि वहां एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जरूर बनेगा जो बाकी चीजों पर अपना मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। यहां तक तो लॉजिक क्लियर है, पर उस ऑब्जर्वर पैराडॉक्स के बारे में जरा सोचिए, जिसने आइंस्टाइन को इतना परेशान कर दिया था। मैं इससे थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करती हूँ। क्या हो अगर मैं एक छोटी सी रॉकेट शिप में बैठूं और ठीक उस इलेक्ट्रॉन के बराबर स्पीड पे उसी की दिशा में उड़ने लगूं। अब मैं लगातार उसके बिल्कुल साथ साथ चल रही हूं। तो अब क्या होगा? तो मेरी आंखों के नजरिए से मेरे उड़ते हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो इलेक्ट्रॉन तो मेरे सामने परफेक्टली रुका हुआ होगा, उसकी वेलोसिटी मेरे लिए कंप्लीटली जीरो होगी। और यही फिजिक्स का वो आहा मोमेंट है जिसने सब बदल दिया। अगर आपके पर्सपेक्टिव से उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो गई है, तो हमारे पुराने लॉरेंस फोर्स के मैथमेटिकल नियम के हिसाब से वहां कोई मूविंग चार्ज नहीं है। इसलिए मेरे आसपास वहां कोई मैग्नेटिक फोर्स होना ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। अगर फंडामेंटल फिजिक्स के बेसिक नियम इस पूरे यूनिवर्स में सबके लिए बराबर होने चाहिए, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हो सकती है कि मैं जमीन से एक फोर्स उस पर लगता देख रहा हूं और आप स्पेस में वहां होते हुए भी वहां कोई मैग्नेटिज्म नहीं महसूस कर रही? दोनों बातें एक ही यूनिवर्स में सच कैसे हो सकती हैं? ये तो सच में एक बड़ा पैराडॉक्स है। इस परेशानी का फाइनल सोल्यूशन क्या निकला फिर? फिजिक्स की लॉजिक की कंसिस्टेंसी आखिर बची कैसे? इसका आखिरी सॉल्यूशन ये निकला कि यूनिवर्स का नेचर अपने इन फंडामेंटल फोर्सेस को एक्चुअली ऑब्जर्वर की स्पीड के हिसाब से शेप शिफ्ट कर लेता है। शेप शिफ्ट मतलब? जब आप उस इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल साथ चल रही होती हैं और आपकी नजरों में मैग्नेटिज्म पूरी तरह गायब हो जाता है, तो यूनिवर्स ठीक उसी वक्त इस कमी को भरने के लिए आपके लिए वहां पर एक एक्स्ट्रा अप्रोप्रिएटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता है। ओह माय गॉड, वेट। ताकि आखिरी असर जो फाइनल फोर्स बाकी चीजों पर पड़ रहा है, वो आपके लिए एग्जैक्टली वैसा ही रहे जैसा मुझे अपनी जमीन से खड़े होकर दिख रहा है। वाओ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैग्नेटिज्म और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सच में दो अलग चीजें हैं ही नहीं।
ये दोनों सिर्फ इस बात का इल्यूजन है कि देखने वाला खुद उस चार्ज के कंपैरिजन में कितनी तेज या धीरे ट्रैवल कर रहा है। बिल्कुल। जो चीज प्योरली मेरे लिए एक मैग्नेटिक धक्का हो सकती है, वही सेम चीज प्योरली आपके लिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन सकती है। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि हमारी चलने की स्पीड अलग हो। ये इस बात का अल्टीमेट सबूत है कि इस प्योर यूनिवर्स में एब्सोल्यूट स्टेशनरी या एब्सोल्यूट मोशन जैसा कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की समझ के कॉम्बिनेशन की सबसे खूबसूरत और सबसे प्रोफाउंड सच्चाई है। ये कंप्लीटली एक फ्रेम का खेल है। ये डीपली फिलोसॉफिकल डिस्कशन तो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो फिनोमेना हमें अपनी ओपन आंखों के सामने इतना ठोस और फिक्स्ड दिखता है, वो फंडामेंटल लेवल पर कितना ज्यादा रिलेटिव और फ्लूइड हो सकता है। सही बात है। लेकिन आज की इस चर्चा को हम एक आखिरी और शायद मॉडर्न फिजिक्स के सबसे बड़े और सबसे प्रोवोकेटिव अनसॉल्व्ड सवालों में से एक के साथ एंड करेंगे। और वो सवाल क्या है? हमने बार बार इस पूरे डिस्कशन में डिटेल में देखा कि सारा का सारा मैग्नेटिज्म सिर्फ और सिर्फ मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस की लगातार मूवमेंट की वजह से पैदा होता है, जैसा कि सैकड़ों साल पहले एम्पेयर ने भी सजेस्ट किया था। हर एक सॉलिड चुंबक जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल नजर आते हैं, उसके अंदर एक्चुअली माइक्रोस्कोपिकली छोटे छोटे चार्जेस ही सर्कुलर लूप में घूम रहे होते हैं। करेंसी मैग्नेटिज्म का सोर्स है। तो अब दिमाग में एक सिंपल सा सवाल ये उठता है, क्या इस विशाल यूनिवर्स में इन तारों और गैलेक्सीज के बीच कहीं भी कोई ऐसी इंडिपेंडेंट चीज, कोई पार्टिकल एक्चुअली एग्जिस्ट करता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक अकेला आइसोलेटेड नॉर्थ पोल हो, या सिर्फ एक कंप्लीटली अकेला साउथ पोल हो, जिसे फिजिक्स की थ्योरी में मैग्नेटिक मोनोपोल का नाम दिया जाता है। हाँ, मैग्नेटिक मोनोपोल, जिसमें कोई घूमता हुआ करंट या लूप ना हो, बस प्योरली एक अकेले इलेक्ट्रिक चार्ज जैसा आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्ज हो। और उस मिस्टीरियस चीज की खोज एक ऐसी चाहत है जिस पर आज की तारीख में भी एडवांस्ड लेबोरेटरीज में अरबों डॉलर्स खर्च हो रहे हैं, पर अभी तक एक भी नहीं मिला है। बिल्कुल सही बात है। ये मोनोपोल्स की एग्जिस्टेंस एक ऐसी डीप सब एटॉमिक मिस्ट्री है जिसकी लगातार तलाश में हजारों फिजिसिस्ट आज भी स्पेस और धरती पर बने बड़े कोलाइडर्स की दुनिया को छान रहे हैं। क्योंकि अगर ये एक मोनोपोल पार्टिकल इतिहास में गलती से भी मिल गया तो हमारी अब तक की बेसिक फिजिक्स की लगभग सारी टेक्स्ट बुक्स का पूरा पन्ना दोबारा लिखा जाएगा। ये तो तय है। सोचिए इस बारे में, एक ऐसी चीज जो हमारी मैग्नेटिज्म की समझ को हमेशा के लिए बदल सकती है। खैर, आज की चर्चा के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी ही इस यूनिवर्स के अगले ऐसे ही किसी गहन हिस्से में।